रुकिए, सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला एक ऐसा पेडागॉजी कॉन्सेप्ट है जिसे समझने के बाद ना ईवीएस के कई प्रश्न बिना रटे हल किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और मतलब अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर क्यों होती है या बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र क्यों माना जाता है, तो क्या परीक्षार्थी इसका सही उत्तर दे पाएंगे? हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में ना हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सीटेट 2026, डीएसएसबी, केवीएस और बीपीएससी जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के उस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसे समझे बिना ईवीएस पेडागॉजी का पेपर हल करना लगभग असंभव है। एकदम सही कहा। और वो टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद। रचनावाद। हाँ, और यह विषय सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, मतलब ये समझने के लिए है कि मनुष्य का दिमाग वास्तव में कैसे सीखता है। बिल्कुल। और इसी नजरिए को डिकोड करने के लिए आज हम सीटीईटी ईवीएस कंस्ट्रक्टिविज्म मास्टर क्लास के नोट्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। और हमारा मिशन बड़ा साफ है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये समझ सकें कि कैसे इस एक कॉन्सेप्ट को पकड़कर कई प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये रचनावाद है क्या? मतलब व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? तो देखो, रचनावाद एक ऐसा शिक्षण सिद्धांत है ना, जहां बच्चा ज्ञान को केवल प्राप्त नहीं करता, वो मतलब अपने अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। स्वयं निर्माण करता है। मतलब मास्टर क्लास के नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। उसमें लेगो ब्लॉक्स की एक तस्वीर है। अरे हाँ, वो लेगो ब्लॉक्स वाला उदाहरण इस पूरे सिद्धांत की नींव है। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि सीखना कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से बच्चे के दिमाग में डाली जाए। ये कोई तैयार इमारत देखने जैसा नहीं है, बल्कि ब्लॉक्स को जोड़कर खुद इमारत बनाने जैसा है। बिल्कुल सही पकड़ा। बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें शिक्षक ज्ञान उड़ेल रहा है, वो खुद एक छोटा इंजीनियर है। अच्छा। और नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, एक्सपीरियंस प्लस थिंकिंग इज इक्वल टू रियल लर्निंग। मतलब अनुभव और चिंतन का जोड़ ही वास्तविक सीखना है। हाँ, जब बच्चा खुद प्रयोग करता है, कुछ अनुभव करता है और फिर उस पर सोचता है, तभी वो वास्तव में सीख रहा होता है। मुझे सिद्धांत बहुत तार्किक लग रहा है, लेकिन चलिए एक पल के लिए थोड़ा यथार्थवादी बनते हैं। बिल्कुल, पूछिए। अगर हर बच्चा अपनी गति से खुद लेगो ब्लॉक्स जोड़कर खुद प्रयोग करके ज्ञान का निर्माण करेगा, तो क्या ये प्रक्रिया बहुत धीमी नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है ना? क्योंकि स्कूलों में तो एक तय सिलेबस होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है। हाँ। पहली नजर में ये बहुत धीमी प्रक्रिया लगती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो चीजें रटी जाती हैं उन्हें लोग बार बार भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी कोई मजबूत नींव नहीं होती। एकदम सही। और यहीं पर नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया गया है, पूर्व ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज? हाँ, रचनावाद में बच्चा कभी भी शून्य से शुरुआत नहीं करता, वो कुछ पुराने अनुभव लेकर आता है। जैसे नोट्स में बारिश और जल चक्र का उदाहरण दिया गया। बिल्कुल। मान लो बच्चे ने बारिश देखी है, वो उसका पुराना अनुभव है, और अब शिक्षक उसे जल चक्र पढ़ाना चाहता है जो नया ज्ञान है। तो शिक्षक सीधे जल चक्र की परिभाषा नहीं रटाएगा? नहीं, वो बच्चे से पूछेगा कि बारिश के बाद सड़क का पानी धूप आने पर कहाँ चला जाता है। अच्छा, मतलब वो पुराने अनुभव और नए ज्ञान के बीच एक पुल बनाएगा। हाँ, जब नया ज्ञान पुराने अनुभव से जुड़ता है ना, तभी बात समझ में आती है। ये रटने की गति से भले थोड़ा धीमा लगे, लेकिन ये ज्ञान स्थायी होता है। बहुत ही शानदार तरीका है ये। तो अगर बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर रहा है और अपने पुराने अनुभवों का पुल खुद बना रहा है, तो फिर क्लास में शिक्षक क्या कर रहा है? यही तो सीटीईटी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य है कि शिक्षक की भूमिका क्या है। हाँ, रचनावादी कक्षा में शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं होता, वो एक फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता होता है। फैसिलिटेटर।
इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगी? फैसिलिटेटर का मतलब है मार्गदर्शन करना। एक ऐसा स्वतंत्र वातावरण बनाना जहां बच्चा सीधे उत्तर रटने के बजाय सवाल पूछने के लिए प्रेरित हो। मतलब अगर बच्चा लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हुए फंस जाए तो फैसिलिटेटर आके खुद ब्लॉक नहीं लगाएगा। बिल्कुल नहीं। वो बच्चे से पूछेगा कि तुम्हें क्या लगता है ये ब्लॉक यहाँ फिट क्यों नहीं हो रहा। वो सोचने की दिशा देगा। और यहाँ बच्चा एक सक्रिय भागीदार यानी एक्टिव लर्नर होता है। हाँ, वो कोई निष्क्रिय श्रोता या पैसिव लिसनर नहीं होता। स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले और फील्ड विजिट जैसी गतिविधियों से बच्चा समस्याओं का समाधान खुद खोजता है। सही कहा, वो खुद चर्चा करता है और खोज करता है। लेकिन एक सवाल और है, अगर 40 बच्चों की क्लास है और सब खुद खोज कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वहां भयंकर शोरगुल नहीं होगा? ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि क्लास एकदम शांत होनी चाहिए, सन्नाटा होना चाहिए। हाँ, लेकिन रचनावादी कक्षा में जो शोर होता है ना, वो प्रोडक्टिव नॉइज होता है। रचनात्मक शोर। रचनात्मक शोर, ये टर्म बहुत अच्छा है। हाँ, और इसे मैनेज करने के लिए ही बच्चे छोटे समूहों या ग्रुप्स में काम करते हैं। वे आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। इसे ही सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। चलिए, सिद्धांतों को समझने के बाद अब देखते हैं कि असल ईवीएस कक्षा में ये कैसे काम करता है। हाँ, क्योंकि ईवीएस सिर्फ जानकारी का विषय नहीं है, ये अनुभव देने का विषय है। बिल्कुल। प्रकृति को देखना, आसपास की खोज करना। मास्टर क्लास के नोट्स में जल संरक्षण की एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी दी गई है। हाँ, वो केस स्टडी रचनावादी दृष्टिकोण का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। उसमें 3 स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 में शिक्षक क्लास में आकर सीधे परिभाषा नहीं बताता। इसके बजाय वो पूछता है कि घर में पानी कहाँ-कहाँ उपयोग होता है। और ऐसा करके उसने क्या किया? उसने बच्चे का पूर्व ज्ञान जगा दिया। फिर स्टेप 2 आता है। बच्चे अपने अनुभव साझा करते हैं और चर्चा करते हैं। कोई कहता है पीने के लिए पानी चाहिए, कोई कहता है कपड़े धोने के लिए। बिल्कुल। लेकिन मेरी एक शंका है, अगर स्टेप 2 में कोई बच्चा एकदम बेतुका जवाब दे दे, जैसे कह दे कि पानी का उपयोग तो बर्फ का गोला बनाने के लिए होता है, तो एक फैसिलिटेटर उसे बेतुका नहीं मानेगा, वो उसे चर्चा का हिस्सा बना लेगा। अच्छा? हाँ, वो पूछेगा कि अरे वाह, बर्फ का गोला, लेकिन बर्फ बनाने के लिए पानी कहाँ से आता है? इस तरह वो बच्चे के अनुभव को वापस विषय से जोड़ देता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। फिर स्टेप 3 में शिक्षक पूछता है कि अगर ये पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? और बच्चे खुद समाधान खोजते हैं। हाँ, जैसे भी कहते हैं कि नहाते समय बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, या ब्रश करते समय नल बंद रखना चाहिए। तो देखिए, ये प्रक्रिया परिभाषा रचने से कितनी अलग है। बहुत अलग है, मतलब बच्चों ने खुद ही नियम बना लिया। हाँ, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल इंटरैक्शन का बहुत ही सटीक उदाहरण है। जो ज्ञान उन्होंने खुद निकाला है, वो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर परीक्षा देने वाले को रहता है कि ओएमआर शीट पर ये सब नंबर कैसे दिलाएगा। हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब 100% अंक कैसे पक्के करेगा। तो चलिए नोट्स में दिए गए सीटीईटी ओएमआर डायरेक्ट फैक्ट्स को डिकोड करते हैं। चलिए करते हैं, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। तो मैं एक एक करके फैक्ट बोलूंगा और आप बताइएगा कि परीक्षा में इसका क्या मतलब है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक हमेशा एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता होगा। अगर किसी विकल्प में लिखा है कि शिक्षक ज्ञान का तानाशाह है या सिर्फ लेक्चर दे रहा है, तो वो विकल्प तुरंत काट दें। दूसरा फैक्ट है सीखने का केंद्र। रचनावाद हमेशा बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। बच्चा ही केंद्र में रहेगा। तीसरा है मुख्य बल। किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है? लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी बच्चे खुद करके सीखेंगे। उनके हाथ गंदे होने चाहिए, उन्हें प्रयोग करने चाहिए। और पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? पूर्व ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को जानना बहुत जरूरी है। और कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? कक्षा का माहौल हमेशा एक्टिव और कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सक्रिय और सहयोगात्मक। सन्नाटे वाली कक्षा रचनावादी नहीं होती। तो मतलब अगर किसी विकल्प में बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो सही उत्तर होगा 100%। इसके अलावा शिक्षण विधियों की भी कुछ टैग वर्ड्स हैं। हाँ, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जैसे ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट और ग्रुप एक्टिविटीज। अगर ये शब्द विकल्प में है
तो समझ जाइए कि यही बाल केंद्रित दृष्टिकोण का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर मैं एक 30 सेकंड की क्विक रिवीजन में समेटना चाहूँ तो हाँ, एक वाक्य में से समेटना बहुत जरूरी है। वो होगा कंस्ट्रक्टिविज्म इज इक्वल टू चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्लस टीचर एज फैसिलिटेटर प्लस लर्निंग बाय डूइंग। एकदम परफेक्ट। ये समीकरण सभी को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बताइए। अगर रचनावाद में बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर अपना ज्ञान स्वयं बना रहा है ना, वो खुद लेगो ब्लॉक्स जोड़ रहा है, तो क्या एक बच्चे द्वारा की गई गलती वास्तव में कोई गलती है? ये तो या वह उसके सीखने की प्रक्रिया का एक तार्किक और बेहद जरूरी कदम है? बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि अगर बच्चा गिरेगा नहीं, अगर उसका लेगो ब्लॉक टूटेगा नहीं, तो वो सही ब्लॉक लगाना कैसे सीखेगा? हमें मूल्यांकन के इस तरीके पर खुद से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब गलतियां सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे रुकावट नहीं है, वो मील के पत्थर हैं। सही कहा। तो इसी उकसाने वाले और गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से ईवीएस पेडागोजी के कई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए होंगे। बिल्कुल, और ये परीक्षा में बहुत काम आएगा। तो जो भी उम्मीदवार CTET 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत